पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का मैं जो पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक से, ये हुआ था एसएससी सीजीएल में 20 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स लग सकते हैं और जितना आपका कम समय में आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहूंगा जिससे आपका बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में x का मान इसमें फाइंड करना है। अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है, अंडर रूट 3 + x प्लस अंडर रूट में 3 - x। तो इसका दो ही तरीका है, या तो आप इसे स्क्वायर करके सॉल्व करिए, या तो आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, जिससे आप आसानी से और कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में भी वैल्यू जो दी हुई है ये भिन्न में दी हुई है, लेकिन एक बात आप गौर कीजिए इन सभी ऑप्शंस में, तो ये है कि सभी 5 से डिवाइड में जो भी डिनोमिनेटर है इनका हर है, ये 5 दिया हुआ है। तो पहले हम ये जो x है, क्योंकि x की वैल्यू है ये, तो x को हम 5x बना लें। 5x बनाने में से क्या होगा, डायरेक्ट हम न्यूमरेटर रख सकते हैं। तो 5x की वैल्यू हम डायरेक्ट 12, 7, 6 और 8 रख सकते हैं। तो इसे हम इसी तरह से मॉडिफाई कर लें। तो रूट 5 से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 15, रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15 और प्लस ये हो जाएगा 5x, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 या 15 माइनस ये हो जाएगा 5x। डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 15 + 5x और माइनस में 15 - 5x। 5x की वैल्यू हम डायरेक्ट यहीं से रख दें, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो हम मन में ही रख लें, क्योंकि हमें कम समय में सॉल्व करना है। तो 5x की वैल्यू अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, 12 ले लें, तो 15 और 12 हो जाएगा, क्योंकि 5x की वैल्यू 12 हो जाएगी। 15 और 12 27, 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 3√3 हो जाएगा। और प्लस 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा, अंडर रूट में √3 हो जाएगा। अपॉन ये वैल्यू तो सेम होगी ये और इसकी, तो ये 3√3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है तो माइनस रख दें, और √3 क्योंकि ये भी सेम है तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। अब इसे देखें तो 3 और 1 4, 4√3 हो गया, और ये हो गया 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2√3, √3 से √3 और 2c से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें ऑप्शन 1 में ही वैल्यू 2 फाइंड हो गया, जो कि हमें 2 फाइंड करना था, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसकी लैंग्वेज काफी बड़ी दी हुई है, कई लाइन में दी हुई है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो इसे इस तरह के क्वेश्चन आप पहले ना अटेम्प्ट करके लास्ट के लिए ही छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन लास्ट के लिए ही छोड़िए। मैं भी इसे लास्ट में ही आपको बताऊंगा। तो मैं पहले जिस तरह से आपको अप्रोच एग्जाम में रखना है उसी अप्रोच से आपको सॉल्व कराता हूँ। तो ये आपको लिए मैं लास्ट में ही बताऊंगा, तो मैं इसे बाद में करवाऊंगा। 12,500 रुपए की राशि पर 15% सालाना की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की गणना 8 महीने में की जाती है। 8 महीने में ब्याज की गणना की जाएगी, 2 साल का इसमें फाइंड करना है। तो कितने बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो अगर हम निकाल लें तो 2 साल में अगर महीने देखें तो 12 दूनी 24, 24 महीने, और हर 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार लगेगा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। 15% का सालाना ब्याज दर है, तो इसका 8 महीने का निकाल लें। 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा, तो 15% को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 महीने का आ जाएगा। 8 महीने का हमें फाइंड करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2, और 4 से डिवाइड करें तो ये 3, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, 5 दूनी 10%। तो हर 8 महीने में लगेगा 10%। तो इसमें ब्याज फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो वैल्यू जो है
500 है। 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो अगर हम 10% को भिन्न में लिखें, 10% को अगर भिन्न में लिखें तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 10 में 1 जुड़ेगा कि हो जाएगा 11। तो 10 की वैल्यू 11 हो जा रही है, तो 8 महीने में 11/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 3 बार ब्याज लग रही है, 3 बार में ब्याज लगेगा, हर 8 महीने में 3 बार ब्याज लगेगी, तो 11/8 10 से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार 11/10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 0 और 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, 12.5 में 11 का क्यूब हो जाएगा, तो 11 के क्यूब होता है 1331। और ये जो वैल्यू होगी ये टोटल वैल्यू होगी, इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। ब्याज इसमें हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 12,500 घटाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन में ध्यान दें तो ये 4100 है, ये 4000 है और ये 4200 है। दशमलव में जो वैल्यू दी हुई है ये केवल ऑप्शन 2 में ही दी हुई है, और अगर आप यहां से देखें तो दशमलव में ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर दशमलव में वैल्यू है और लास्ट में यहां पर 1 है, तो दशमलव में कुछ दशमलव जरूर आएगा, 0.5 आएगा लास्ट में, ये तो हमें पता है, क्योंकि 12,500 घटेगा, जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसमें दशमलव वैल्यू होगी, और इसमें से 12,500 घटेगा तो जो ब्याज आएगा इसमें 0.5 तो जरूर आएगा, जो कि केवल ऑप्शन 2 में ही दी हुआ है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता हो गया कि दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी और केवल ऑप्शन 2 में ही है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से ऑप्शन 2 करेक्ट कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर 15 लोगों को काम पर लगाता है, जो हर रोज 8 घंटे काम करके 24 दिनों में काम पूरा करते हैं। 6 दिनों के बाद वह 5 और लोगों को काम पर लगाता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे घटाकर रोज 6 घंटे कर देता है। अगर सभी लोग शुरू से आखिर तक एक ही क्षमता से काम करते हैं, तो बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, ये इसमें फाइंड करना है। पहले कितने लोग थे? 15 लोग थे, जो कि 8 घंटे काम कर रहे थे। 15 लोग थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, और 24 दिन में वो काम पूरा कर लेते। 24 दिन में काम पूरा कर लेते, तो इतना टोटल काम आ गया जो पूरा होना था। 6 दिनों के बाद 5 और लोगों को काम पर लगाता है कॉन्ट्रैक्टर। तो 6 दिन तक तो इन्होंने काम कर दिया। ये जो लोग थे, 15 लोग थे, ये 6 दिन तक तो काम कर दिए हैं। 24 दिन टोटल काम होना था, तो बचा कितना है? क्योंकि बचे दिन का ही हमें काम, जो बचा हुआ काम है वही दिन हमें फाइंड करना है कि कितने दिन और लगेंगे। तो 24 में 6 दिन का काम हो गया, तो 18 दिन का काम बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ काम होगा, बचा हुआ काम वो ये हो जाएगा, इसमें 24 की जगह ये हो जाएगा 18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बचा हुआ काम। अब ये काम करेगा कौन? ये काम करेंगे 5 और लोग लग रहे हैं, तो 15 और 5 20, 20 लोग हो जाएंगे। अब डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 की जगह ये हो जाएगा 6, और समय हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं समय है x, तो समय हम फाइंड कर लें यहाँ से। तो 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18। 18 दिन और लगेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक चोर और एक पुलिस अधिकारी के बीच 500 मीटर की दूरी है, तो चोर आगे होगा, क्योंकि चोर आगे होगा, पुलिस पीछा कर रही होगी, तो एक ही दिशा में जाएंगे। तो कह रहा है कि इनके बीच दूरी जो है, अगर ये दूरी है तो ये 500 मीटर की दूरी है। स्पीड यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं जो पुलिस है उसकी स्पीड x है और जो चोर है उसकी स्पीड y है। अब करें कि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी 10 मिनट में चोर को पकड़ लेती है। तो अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ये 10 मिनट में जो पुलिस होगा वो चोर को पकड़ लेगी। तो इसमें स्पीड किसकी ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा होगी x की, जो कि पुलिस की है, ये ज्यादा होगी, अभी तो चोर को पकड़ लेगा। अब कह रहे कि अगर वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, अगर पुलिस इस साइड दौड़ रहा है तो चोर इस साइड दौड़ेगा, तो वे 2 मिनट में मिल जाते हैं, तो वो 2 मिनट में ही मिल जाएंगे, और दूरी तो 500 मीटर ही होनी है, 500 मीटर ही है।
मीटर प्रति मिनट में चोर की गति क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी स्पीड हम निकाल सकते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्षिक गति होगी, वो निकाल सकते हैं। पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तो x माइनस वाई, ये स्पीड निकाल सकते हैं। दूरी है 500 मीटर और समय दिया हुआ है 10, तो दूरी बटे समय से चाल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड में आ जाएगा 10, दिया जाएगा 50। और जब एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 500 की मीटर की दूरी तय हो रही है 2 मिनट में, तो 500 डिवाइड में 2 आ जाएगा तो 250, ये 50 है, 50 फाइंड करना है चोर की गति। चोर की गति y है, तो इसमें से अगर हम ये घटा दें तो घटा दें, ये आ जाएगा x में से x घट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। और यहाँ से घटाएं तो 250 में से 50 घटेगा, ये आ जाएगा माइनस में 200, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 100। y की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल किस प्रकार की संख्या होती है, ये इसमें बताना है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रेशनल भी होता है, जो उनका परिणामी होगा रेशनल रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। रेशनल कब होगा, जब नंबर रेशनल नंबर में हम जीरो ले लेंगे और इरेशनल में कोई भी नंबर होगी, मान लेते हैं अगर पाई ले लें, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो जीरो आएगा। और इरेशनल कब होगी, जब जीरो के अलावा कोई और नंबर होगा रेशनल में, चाहे 1 ले लें, चाहे 1/2 ले लें, या कुछ और नंबर ले लेंगे, और इसका इरेशनल नंबर पाई ले लें या √3 ले लें या ऐसे ही और कोई नंबर ले लेंगे, तब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इरेशनल होगा। तो जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा रेशनल और इरेशनल का, तो वो नंबर रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। तो समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो पिघलाकर नए रूप में बनाया जा रहा है, तो इनका जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो सेम होगा पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में कितने गोले हैं, ये 3 गोले हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के। और फिर पिघलाकर एक बड़ा बनाया जाता है, एक ठोस गोला बनाया जाता है। त्रिज्या इसमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं त्रिज्या r है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर एक गोले की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। 3 गोले हैं और गोला दूसरे भाग में भी बनाया जाता है, इनको पिघलाकर गोला ही बनाया जाता है। तो अगर हम सभी में से 4/3 पाई कॉमन ले लें, तो पहले गोले की त्रिज्या क्या है, 3 है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, प्लस दूसरे गोले का क्यूब क्या हो जाएगा, दूसरे गोले का जो त्रिज्या है 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और प्लस 5 है एक त्रिज्या, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ऐसे इस साइड क्योंकि वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। r इसकी हम वैल्यू जो हमें फाइंड करना है नया गोले की त्रिज्या, ये r मानी है, तो ये r रख दें। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये बचेगा यहाँ से 27 और 64, ये हो जाएगा 71, 91 और 125, 91 जोड़ने तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 216, 216 हो गया। तो 216 इक्वल हो जाएगा r³ अगर 216 है तो r आ जाएगा यहाँ से 6, ये है सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कार 2.5 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करके 18.4 किलोमीटर चलती है। किलोमीटर प्रति लीटर में माइलेज क्या है, तो दशमलव स्थान तक इसमें फाइंड करना है। तो 18.4 किलोमीटर चल रही है, कितने लीटर में, 2.5 लीटर में।
तो इसका हमें माइलेज निकालना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति लीटर में निकालना है, तो 2.5 से डिवाइड कर दें। ये आ जाएगी जो माइलेज होगी, ये आ जाएगी किलोमीटर प्रति लीटर में। सॉल्व करना है तो इसे मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। तो 18.4 को डिवाइड करना है 2.5 से। 2.5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करना आसान हो जाता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो इसे सॉल्व करें, 4 चौके 16, एक 18 चौकी 72, ये आ जाएगा 73। 73.6 आ जाएगा डिवाइड में 10। 10 से डिवाइड करना है तो एक दशमलव, ये जो दशमलव यहाँ पे लग रहा है, एक अंक पहले शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.36। 7.36 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 3 लोगों के ज्वाइंट वेंचर में पहला इन्वेस्टर पूंजी लगाता है, दूसरा समय और रणनीति देता है, और तीसरा सप्लायर्स का नेटवर्क लाता है। वे मुनाफे को, जो प्रॉफिट होता है, वो 3:2:2 के अनुपात में बांटने पर सहमत होते हैं। अगर वेंचर पहले साल में 1,40,000 कमाता है तो रणनीतिकार, जो दूसरा पार्टनर है, उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ये इसमें फाइंड करना है। जो दूसरा पार्टनर है उसको ये रेशियो मिल रहा है, जो प्रॉफिट में ये रेशियो मिल रहा है, और टोटल प्रॉफिट 1,20,000 है, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 भाग वो प्रॉफिट पाएगा कितने में से, 3, 2, 5, 2, 7, 7 भाग में 2 भाग वो प्रॉफिट पाएगा, और टोटल जो वैल्यू है ये है 1,40,000। तो 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 20,000 आएगा। 20,000 का 2 से मल्टीप्लाई आएगा, ये आ जाएगा 40,000। 40,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक रिबन को 2:3:5 के अनुपात में 3 टुकड़ों में काटा जाता है। अगर सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो रिबन की कुल लंबाई क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है, जिस अनुपात में काटा जा रहा है वो 2:3:5 है। सबसे लंबा टुकड़ा किसका होगा, जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा, ये है 5 का। तो इसकी जो वैल्यू है, इस अनुपात की जो वैल्यू है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एक अनुपात की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये 5 अनुपात की है, तो एक अनुपात की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रिबन का कुल लंबाई। तो टोटल अनुपात कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 5, 5, 5, 10। 10 अनुपात हो जाएंगे टोटल रिबन की लंबाई। एक अनुपात की अगर 4 सेंटीमीटर है, तो 10 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा कुल लंबाई, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक शहरी प्रोजेक्ट में 3:4:5 के अनुपात वाली भुजाओं वाले त्रिकोणीय प्लाट आवंटित किए गए हैं। यदि परिमाप 60 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। जो भुजा दी हुई है, ये है भुजाएं जो दी हुई हैं, ये 3:4:5 के अनुपात में दी हुई है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, 3, 4, 5, एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे। ट्रिपलेट बन रहा है तो ये जो त्रिभुज बनेगा, त्रिकोणीय जो प्लाट होगा, वो बनेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनेगा। तो भुजा भुजा इसमें सबसे बड़ी 5 है, ये 5 है। तो ये जो अनुपात है ये आएगा सबसे बड़ी भुजा, जो कि कर्ण की होगी, हाइपोटेनस की। एक भुजा इसमें 3 वाली होगी, 3 रेशियो वाली, और एक भुजा होगी इसमें 4 रेशियो वाली। अब अगर हम इसमें भुजा की लंबाई निकाल लें तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है। तो इनका अनुपात अगर हम जोड़ें तो 5, 3, 8, 8, 4, 12। 12 रेशियो की वैल्यू अगर 60 मीटर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी भुजा की लंबाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हो जाएगा समकोण त्रिभुज में 1/2 कर्ण के अलावा जो भुजाएं होंगी उनका मल्टीप्लीकेशन। तो कर्ण वाली भुजा 3 है और ये 4 के रेशियो में है, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो ये भुजा हो जाएगी, जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 5 चौके 20, 20 मीटर की ये वाली हो जाएगी, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगी 15 मीटर। तो ये आ जाएगी इनकी भुजाएं।
इसमें वैल्यू रख दें, ये हो जाएगी 15 गुणे 20, 2 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10, 15 गुणे 10 ये आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी की तुलना में 20% अधिक थे। तो अगर हम 20% को फ्रैक्शन में लिखें, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 होगा, और ये अधिक थे तो ये प्लस। तो गणित में भौतिकी से 20% अधिक थे। अगर हम फिजिक्स में 5 नंबर मान लें, तो मैथ में कितने होंगे? 1 नंबर ज़्यादा होगा तो 6 नंबर होगा। तो मैथ और फिजिक्स का अगर हम रेशियो निकालें नंबर्स का, तो ये आ जाएगा 6 नंबर मैथ में मिलेंगे, तो 5 नंबर फिजिक्स में मिलेंगे। अब दिया हुआ कि यदि उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए, तो फिजिक्स की जो नंबर हैं ये हैं 72, तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, ये इसमें फाइंड करना है। 5 की वैल्यू अगर 72 है, तो 6 की वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। तो 72 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, तो 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और वैल्यू हमें फाइंड करनी है 6 की, ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई। तो इसे सॉल्व करें, तो डिवाइड में 5 है, तो ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आसान हो जाएगा 10 से डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 का 72 में मल्टीप्लाई कर लें, 12 दूनी 24, 2, 12 सत्ते 84, 2 86, 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से आसान हो गया, 86.4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 6 महिलाएं और 4 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालें, तो 6 महिलाएं, तो 6 वुमेन, वुमेन को डब्ल्यू से लिख लें, और प्लस 4 पुरुष, तो ये हो जाएगा 4 मेन, एम से लिख लें मेन को, तो ये हो जाएगा 10 से 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दिया हुआ कि जबकि 4 महिलाएं और 5 पुरुष इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क यहां से भी निकाल सकते हैं ये वाली कंडीशन से। इसमें दिया हुआ है कि 4 महिलाएं, तो 4 वुमेन और प्लस 5 मेन, ये भी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई। यहां से टोटल वर्क फाइंड करना है। एक इक्वेशन है, तो और कोई इक्वेशन बन नहीं रही है, तो इसी में हम रिलेशन निकाल लें W और M का। यहां से हम सॉल्व करें, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6W और 4W इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2W, और ये 4M इस साइड जाएगा, ये आ जाएगा M। यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें, तो M/W ये हो जाएगा 2/1। अगर आदमी 2 काम करेगा, तो जो औरत होगी वो 1 काम करेगी। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। M की वैल्यू 2 और W की वैल्यू 1 रख दें, किसी एक में रख दें, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, सेम वैल्यू आएगी। तो इसमें रख दें, तो 6W ये हो जाएगा 6, और 4M ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 6 14, 10 से मल्टीप्लाई है, तो 14 गुणे 10 ये आ जाएगा 140। टोटल जो काम आ गया 140 आ गया। अब फाइंड करना है इसमें 8 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो टोटल वर्क 140 है, महिलाएं एक काम कर रही हैं, तो 8 महिलाएं 8 काम करेंगी एक दिन में, 8 से डिवाइड कर दें, तो टोटल जितना दिन होगा वो इसमें फाइंड हो जाएगा। तो इसे हम निकालें, 8 एकम 8, यहाँ बचा 7, 60 बचा, 8 सत्ते 56, और ये आ जाएगा 4, 17.5, 17.5 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लगातार 8 सम संख्याओं के समूह का औसत 41 है। समूह की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। लगातार सम संख्याएं दी हुई हैं, तो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो या कोई प्राकृतिक संख्या हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। इवन हो, ऑड हो या नेचुरल नंबर हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये संख्याएं लगातार चल रही हैं, तो अगर n संख्याएं हैं, तो आप पहली संख्या, पहली और लास्ट की संख्या लीजिए, और इनका इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल लीजिए। ये जो n संख्याएं होंगी, इनका भी एवरेज इसके बराबर होगा।
तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर होगा, और लास्ट नंबर जो होगा वो 8वां नंबर होगा, क्योंकि 8 संख्याएं हैं तो 8वां नंबर जो होगा ये लास्ट होगा। तो अगर इन दोनों का हम एवरेज निकालें तो ये जो 8 संख्याएं होंगी इसका भी एवरेज इसके इक्वल होगा। और हमें फाइंड करना है यही कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग इसमें फाइंड करना है। इन दोनों का जो एडिशन आएगा, इन दोनों का जो एडिशन आएगा, पहला और आखिरी का, ये सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का एडिशन होगा। मान लेते हैं एडिशन जो है वो x है, तो इन दोनों का जो एडिशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज के बराबर हो जाएगा। एवरेज 41 दिया हुआ है तो ये 41 के बराबर होगा। तो इसमें x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 41 गुणे 2, ये आ जाएगा 82। 82 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले वर्गाकार आधार वाला एक प्रिज्म परतों में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई एक समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, जो पहली परत में 4 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत में 16 सेंटीमीटर हो जाती है। तो प्रिज्म का कुल आयतन क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो 4 परत में बनाया गया है, प्रिज्म जो है ये 4 परत में बनाया गया है। आधार सेम है, वर्गाकार आधार है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो आधार का हम क्षेत्रफल निकाल लें। बेस का जो एरिया होगा आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गाकार है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। और ये जो प्रिज्म बन रहा है ये 4 परत में बन रहा है, और इनकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी जो परत में 16 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पहली ऊंचाई अगर 4 है और आखिरी अगर 16 है तो बीच में आएगी, क्योंकि 4 4 4 8 4 12 4 16, तो दूसरी हो जाएगी 8 और तीसरी आएगी 12, 12 सेंटीमीटर आएगी तीसरी। तो ये हो जाएगी इनकी ऊंचाई। तो हमें प्रिज्म का कुल आयतन फाइंड करना है। तो 4 परत है, तो हम पहले इसका निकालेंगे आयतन, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे, और चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करें, हम चारों ही ऊंचाई को जोड़ लें। ये 4 ऊंचाई हैं, इनको जोड़ लें और बेस में मल्टीप्लाई कर दें। बेस एरिया जो हमने निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 4 बार एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम यहां से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा बेस एरिया इंटू ये जो ऊंचाई है इनका एडिशन, ये हो जाएगा 4 + 8 12, 12 12 24, 24 और 16, 24 और 16 हो जाएगा 40, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा वॉल्यूम, जो आयतन होगा वो आ जाएगा। बेस एरिया 25 है, 25 गुणे 40, 25 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, एक जीरो है तो आ जाएगा 1000, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बाल्टी में 60 लीटर घोल है जिसमें चीनी और पानी का अनुपात 5:1 है। अगर घोल के 12 लीटर को पानी से बदल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। 60 लीटर पहले घोल था, इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 48 लीटर। 48 लीटर घोल बचा हुआ है, क्योंकि घोल से कुछ लीटर निकाला गया है तो इनका जो चीनी और पानी का अनुपात होगा वो सेम ही होगा इस 48 लीटर में। तो इसमें चीनी और पानी अलग अलग निकाल लें, क्योंकि हमें अनुपात फाइंड करना है। तो 48 लीटर में चीनी कितना होगा? 5 भाग, और कितने में से? टोटल 6 भाग में, 5 1 6 में, तो 5/6, 5/6 भाग आ जाएगा चीनी का। तो 48 लीटर है तो 48 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 8, 8 पंचे 40, 40 लीटर इसमें चीनी होगी। चीनी तो लीटर में हो नहीं सकती, किलो में होगी, लेकिन ये चीनी का घोल होगा। तो चीनी का घोल जो है ये 40 लीटर होगा, तो इसमें पानी निकाल लें। 40 लीटर अगर इसमें चीनी है तो 8 लीटर इसमें पानी होगा, ये आ जाएगा, जो वाटर होगा ये आ जाएगा 8 लीटर। ये चीनी शुगर होगी और ये वाटर। अब 12 लीटर जो है पानी से बदल दिया जाता है, तो 12 लीटर इसमें पानी और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 लीटर शुगर है, शुगर और वाटर का इसमें रेशियो फाइंड करना है। तो टोटल अब ये शुगर कितना हो गया? 40 है, वाटर है 12 8 20,
20 लीटर इसमें वाटर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 20 से डिवाइड होगा, यह आ जाएगा 2:1। इतना रेशियो हो जाएगा, नया ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कॉट ए की वैल्यू 7/24 है, तो कॉसेक ए क्या होगा ये इसमें फाइंड करना है। कॉट ए 7/24 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, आधार बटे लंब। कौशिक क्या होता है, कौशिक ए हो जाएगा हाइपोटेनस कर्ण बटे लंब, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अगर 7 है तो परपेंडिकुलर 24 होगा, तो हाइपोटेनस इसमें फाइंड करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगर ऑप्शन में देखें तो जो डिनोमिनेटर में 24 आ रहा है, ऑप्शन केवल 1 में ही है, तो हमें वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 24 आएगा ही। तो यही हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि 24 ही दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, केवल ऑप्शन 1 में ही 24 है, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हल निकालें, सॉल्यूशन इसमें फाइंड करना है। y = 3x - 4, y = -x + 2। तो y की वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, y की वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 = -x + 2। ये x इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4x, और ये -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.5। तो x का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा 1.5, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो y की वैल्यू निकालें तो 1.5 एक इक्वेशन में रख दें, यहाँ रख दें अगर, तो y यहाँ से आ जाएगा -1.5 हो जाएगा और प्लस 2। 2 में से 1.5 घटेगा तो ये आ जाएगा 0.5, और ये है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा जो है काट रही है, तो एकांतर अंतः कोणों में से एक का माप 115 डिग्री है। तो ये जो कोण बनेगा, क्योंकि यही 90 डिग्री से बड़ा होगा ये वाला कोण, तो ये है 115 डिग्री का। एकांतर अंतः कोण वाली तरफ, एकांतर अंतः कोण वाली तरफ उसके विपरीत, अंतः कोण और इसके विपरीत ये कोण बनेगा। ये कोण की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तो स्थित कोण का माप क्या होगा, तो इसका माप इसमें फाइंड करना है। तो अगर ये 115 है तो ये भी 115 डिग्री होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर है, तो वाई जेड की लंबाई क्या है ये इसमें फाइंड करना है। ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है ये समरूप है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो इसके साथ ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और एक्स वाई ये वैल्यू जो दी हुई है ये 8 है। ये कितना गुना दी हुई है, 2 गुना, 2 गुना दी हुई है। तो बी सी अगर 6 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू अगर बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो वाई जेड की वैल्यू इसमें पूछी गई है, तो ये 6 है तो इसका डबल ये भी होगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 + √3 दिया हुआ है, तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी ये इसमें फाइंड करना है। तो 1/x की अगर हम वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 1/2 + √3, 2 + √3 है अपॉन में, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट बना दें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2 - √3, ये हो जाएगा 2 - √3, तो 2 - √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2 - √3 हो जाएगी। अब हम वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 2 + √3 है, और ये माइनस में 1/x की वैल्यू 2 - √3 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसमें 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है ये इसमें फाइंड करना है। एक वृत्त बना लें, एक जीवा है
ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर की जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, तो वृत्त का केंद्र यहाँ मान लेते हैं ये है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो 8 सेंटीमीटर की लंबाई है, जीवा की जो लंबाई है, ये दो बराबर भागों में से तोड़ देगा, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। और ये जो दूरी होगी ये त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये होगा 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये ओ है और ये है ए, ओ ए की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, तो ओ ए की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। 5 और 4 ये 90 डिग्री का होगा, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट क्या होगा, 4 और 5 के साथ क्या आता है, 3, 3 आता है ट्रिपलेट में, तो यही हो जाएगी ओ ए की लंबाई 3। या अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 ही आएगी। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्किल वृत्त है, इसमें दो त्रिज्या इस तरह खींचे गए हैं कि उनके सिरों को जोड़ने वाली जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इससे बने माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये इसमें पॉइंट है। कैलकुलेटिव लग रहा है क्योंकि अगर आप ऑप्शन में भी देखें तो ये √3 में वैल्यू आएंगी, तो इसे लास्ट के लिए ही छोड़ेंगे। फिर जब आपके पास समय बचेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन करिएगा, मैं इसे आपको लास्ट में ही बताऊंगा। यदि साइन एक्स 0.6 और एक्स दिया हुआ है कि 0 और π/2 के बीच है, तो साइन 2x प्लस कॉस 2x की वैल्यू क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो साइन एक्स दिया हुआ है 0.6, साइन एक्स 0.6 को लिख सकते हैं 3/5, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अगर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो ट्रिपलेट से हम निकाल सकते हैं कि बेस जो होगा वो 4 होगा। साइन 2x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, और कॉस 2x हो जाएगा, प्लस में है प्लस रख दें, और कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो साइन एक्स की वैल्यू पता है, कॉस एक्स की वैल्यू और निकाल लें, तो कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 4, हाइपोटेनस 5 है, तो ये आ जाएगा 4/5। अब वैल्यू रख दें, तो 2 गुणे साइन एक्स हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 4/5, और प्लस 2, 2 गुणे और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखें, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 24/25 प्लस 16 दूनी 32, 32/25, 32 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा 7, 7/25, 24 और 7 31, 31/25, 25 से डिवाइड करना होगा, तो आसान बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 31 चौके 124 बटे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करना अब आसान हो गया, ये हो जाएगा 1.24, 1.24 ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 12.345 को 0.067 से गुणा करें और अपने उत्तर को दशमलव के 4 स्थानों तक राउंड करें, तो 4 स्थान तक इसमें फाइंड करना है। 12.345 मल्टीप्लाई करना है 0.067, तो अगर ये 0.67 होता तो इसे हम आसानी से लिख सकते थे 2/3, 0.0 है तो यहाँ पर ये 0.067 है, तो 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 30, तो 2/30 यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो 2/30 रखते हैं। 3 से इसे डिवाइड कर लें, क्योंकि 10 से आसान रहेगा डिवाइड करना, तो हम इसे 10 ऐसे ही रखेंगे, और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करें तो 4, और ये हो जाएगा 345, तो ये आ जाएगा 115, 4.115। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव, ये हो जाएगा 2,230, 8.230, और 10 से डिवाइड करना है तो ये लगभग वैल्यू आएगा, लगभग जो वैल्यू आएगी इसकी ये आ जाएगी 0.8230, और
ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने 0.67 को 2/3 रखा था, क्योंकि 2/3 जो होता है 0.66 ऐसे ही 6 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी, तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, जो कि लगभग बराबर है इससे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे, वो भी बता देता हूँ। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल, तो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है, एक वृत्त बना ली ऐसे। इसमें 2 त्रिज्या इस प्रकार इस तरह खींचे गए हैं कि उनके सिरों को जोड़ने वाली जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो केंद्र होगा और एक जीवा बना लें, तो 2 त्रिज्या हैं, एक त्रिज्या ये होगी और एक त्रिज्या ये होगी। क्योंकि जीवा की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इसको ये जोड़ रहे हैं। तो ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या की लंबाई दी हुई है 12, ये हो जाएगी 12 और ये भी हो जाएगी 12। तो इससे बने माइनर सेगमेंट का एरिया इसमें फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? माइनर सेगमेंट होगा ये वाला माइनर सेगमेंट होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो अगर इसमें देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, मान लेते हैं ये O है, ये A है और ये B है। तो ट्रायंगल AOB में अगर आप देखें तो ये 12 है, ये 12 है और ये भी 12 का साइड है। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। तो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो ये सेक्टर की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सेक्टर वाले फार्मूला से। अगर पूरा क्षेत्रफल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, आर की वैल्यू 12 है, 12 रख दें, 12 का स्क्वायर। लेकिन ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री डिवाइड में 360, ये आ जाएगा सेक्टर का क्षेत्रफल। और इसमें से ये जो त्रिभुज है ओ ए बी का क्षेत्रफल है, ये अगर घटा दें तो माइनर जो सेगमेंट होगा उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। भुजा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लें तो 4 से ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4×3 = 12, 12×9 = 36 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1/6, 12×9 = 144, 6 से डिवाइड करें तो 24×6 = 144, ये आ जाएगा 24 पाई माइनस 36√3, ये आ जाएगा इसका एरिया। इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, उसे भी बता देता हूँ। दूसरा ही क्वेश्चन था जो कि छुड़वाया था मैंने आपको, क्योंकि उसमें काफी लेंदी दिख रहा था, वर्डिंग बहुत ज्यादा दी हुई थी। एक फर्नीचर की दुकान शुरू में एक डाइनिंग टेबल को ₹जेड में बेचती है। तो जो सेलिंग प्राइस थी पहले, ये जेड थी, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बाद में त्योहार के मौसम में प्रमोशन के तौर पर उसी टेबल को मार्क प्राइस, जो कि अंकित मूल्य, बढ़ाकर 1.6 कर दिया गया। तो बाद में जो मार्क प्राइस होगी, ये पहले की कंडीशन की थी, मार्क प्राइस अब 1.6 जेड कर दिया गया। इस बदलाव के बाद नई मार्क प्राइस, जो कि अंकित मूल्य, 20% की स्पेशल छूट दी जाती है। मार्क प्राइस पर 20% की छूट दिया जाता है। सवाल यह है, त्योहारों की इस सेल के दौरान स्टोर को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? त्योहारों की सेल के दौरान स्टोर ने कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमाया, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये जब मार्क प्राइस हो जाता है तो 1.6 जेड बना दिया जाता है, लेकिन इस पर 20% का छूट दिया जाता है, डिस्काउंट। तो अगर हम 20% का इसमें डिस्काउंट निकाल लें, या जेड की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जेड की मैं मान लेता हूं, क्योंकि जेड की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, आसान बनाने के लिए 100 मान ले, 100 मान ले। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। 25% का इधर ही लिख लूं, क्योंकि पहली कंडीशन है तो इधर ही लिख लूं। 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो यह जाएगा 1/4। कोई वस्तु अगर 4 की है तो 1 रुपए प्रॉफिट के बाद वो 5 रुपए की बेची जाएगी। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100। 100 है 5 की वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर 100 है,
तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आएगी? 4 होगी कॉस्ट प्राइस। तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 20 चौके 80, क्योंकि 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो 1 की वैल्यू अगर 20 आ गई तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो कॉस्ट प्राइस यहां से आ जाएगी 80। अब अगर हम जेड की वैल्यू यहां पर लिख दें तो 1 जेड को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 1.6, तो आ जाएगा 160। 160 पर अगर हम 20% का ये छूट दें तो 16 तो नहीं 32 रुपए का छूट देना पड़ेगा। तो 160 में 32 कम करें तो 128 में वस्तु बेची जाएगी। 128 में बेची जाएगी। खरीद कितने की थी? कॉस्ट प्राइस 80 है। कॉस्ट प्राइस 80 की है और बेची जा रही है 128 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज इसमें निकाल सकते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 80 की वस्तु 128 में बेची जा रही है, 48 का फायदा हुआ। 48 का फायदा हुआ कितने में से? 80 में से। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0, 8 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 60%। जो प्रॉफिट होगा 60% का होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।